ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਲਾਜ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती, यानी बिना कीटनाशकों दे, बिना जहरीली दवाइयां दे कीती जाने वाली खेती। पर जिवें ही किसी शै दे नाल ऑर्गेनिक शब्द जुड़ जाता है तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा वध नजर आती है। ते ये भी कोई श्योरिटी नहीं हुंदी कि वाकई इसनूं बिना जहरीलियां दवाइयां दे उगाया भी गया है या फिर सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है। पर देश का एक अजिहा सूबा है जो पूरे देश के वास्ते मिसाल बन गया है, जिथे पिछले कई सालों तो बिना फर्टिलाइजर दे, बिना पेस्टिसाइड्स दे खेती की जा रही है। ये सब किवें मुमकिन होया, जानन लई चलदे हां पंजाब तो करीब 2000 किलोमीटर दूर सिक्किम। जरा दसो, रोज़ के 15-20 रुपए खर्चने सौखे ने या फिर इकट्ठे 5-7 लाख रुपया? ये सवाल मैं साडे सारिਆਂ ਦੀ सेहत पक्षों पुछ रहा। सेहत उदों वधिया रहूगी जदों आपां शुद्ध खावांगे। इसे लई देश के सूबे की कहानी तुहानूं दस्सण जा रहे हैं जिथे पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। सिक्किम की कहानी है जिथे दे लोग ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं और इहदे नाल नाल इत्थे दे किसानां नूं भी वध मुनाफा किवें हो रहा है, अज की स्टोरी तुहानूं दिखाते हैं। बाजारां दे विच नज़र आ रही ये हरियां भरियां सब्जियां बिल्कुल आम की तरह दिखाई दे रही ने, पर यह बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां ने जिन्हां दे उपर किसी तरीके दे किसी कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया गया। ते सब तो जरूरी गल, इन्हां दी कीमत भी आम सब्जियां जिन्नी ही है। सिक्किम के किसानां ने किवें कुदरती खेती नूं अपनाया अते सब कुछ मुमकिन करके दिखाया, जानन लई सीधा चलदे हां सिक्किम के खेतां दे विच। सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती आपां तुहानूं दिखा रहे हैं। इस पासे तुसीं देख सकते हो कितना बड़ा खेत है। इत्थे कई तरह की फसलों नूं बीजिया जा रहा और सारियां फसलां जिहड़ियां ने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके दे नाल हो रही ने। काउ डंग जिन्हों आपां गोबर तो बनिया जिहड़ी खाद है वो तुसीं खेतां दे विच देख सकते हो। इत्थे लोग जिहड़े ने इस वेले मक्की बीज रहे ने। कब से आप ये ऐसी खेती कर रहे हो? केमिकल आपने कब से लगाना छोड़ा? हो गया 3-4 साल। 3-4 साल में क्या नुकसान हुआ? कुछ फसल कम निकलती है ऑर्गेनिक में? कम निकलते सर। तो पर अब फिर अब आप कोई केमिकल क्यों नहीं यूज़ करते हो? वो इधर से देता नहीं है ना सर, अभी इधर से मिलता नहीं। बैन कर दिया सरकार ने, तो फ़ायदा होता है फिर भी आपको? ये फसल तो महंगी बिकती होगी। महंगी क्या बिक्री होता है? 20 रुपीज़ एक का। एक सेकंड रुकिए, ये 3-4 साल में कुछ फ़ायदा हुआ आपको कि अगर जो पहले साल लगाना शुरू किया अब उसके बाद कुछ फसल में फ़ायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। कैसे? गाय का ऑर्गेनिक से थोड़ा फायदा ही होता है। ऑर्गेनिक दिखता है, गाय का पिसाब भी लगाते हैं, गाय का पिसाब लगाते हैं, इसे गाय का खाते लगाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक थोड़ा से सेहत भी, लोगों की सेहत ठीक रहती है। पर आपको फ़ायदा होता है, किसान को फ़ायदा होता है फसल का पैसे में? थोड़ा से फायदा ही होगा। ऑर्गेनिक में ज़्यादा थोड़ा रेट मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा रेट मिलता है। तो ये सरकार की तरफ से सख्ती भी है पूरी? थोड़ा से सब है, पूरी स्ट्रिक्टनेस है कि आप दूसरा केमिकल यूज़ नहीं कर सकते? नहीं करते केमिकल वाला के कुछ के नहीं करते। आए किसान ने इत्थे दे ये दस रहे ने कि ऑर्गेनिक खेती करने नाल फायदा भी हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, किसान को भी फायदा हो रहा है। तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल जैविक तरीके दे नाल इत्थे ये फसल हो रही है और होर भी कई चीज़ां दियां जिहड़ियां इस खेत दे विच पूरी तुसीं मैदान तुसीं पूरी तरह देख सकते हो। मैं अपने कैमरामैन रोहित नूं कहांगा कि एक सुंदर नज़ारा भी है सिक्किम का, पहाड़ियां दे विचकार जिथे खेती करने लई जगह मिल रही है उत्थे स्टैप फार्मिंग भी हो रही है और कई तरह की फसलां बीजी जा रही ने। और सारी दी सारियां फसलां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके दे नाल हो रही ने। मेरे सहयोगी हरप्रीत बाजवा मेरे नाल ने,
ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਦਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣ? ਜੇ ਲਾਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਕਦਮ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੈਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖਦਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ C1 ਦੱਸਿਆ, C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 50 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤੇ ਲੈਣ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਜੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ 25 ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਤੇ ਲੈਣ ਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ C2 ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ C3 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਝਾੜ 'ਚ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ? ਕਿਆ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਘਟਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂੜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 28 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਝਾੜ ਪਰ ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਝਾੜ। ਉਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सिक्किम में तो नहीं लगाते सर, वो केमिकल यूज़ नहीं करते।
तो हमने बाहर देखा है सर। वो केमिकल लगाने से क्या होगा, इधर भी केमिकल लगा दिया तो सर फसल कम हो जाता है सर। वो जब अब वो जो ऑर्गेनिक हम करते हैं सर, ऑर्गेनिक में अब एक फसल उगाने के लिए 2-3 महीना लगेगा, तो केमिकल में आपको 5 महीने 6 महीना ऐसा लगता है सर। केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए सर, मिट्टी तो खराब ही हो जाता है सर। ये क्या होता है ना, केमिकल लगाने से क्या होता है सर, एक बार लगाया केमिकल, दूसरी बार हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, नहीं होता है सर, उसको कंटिन्यू केमिकल लगाना पड़ेगा। वैसे हम इधर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं सर। अब इस साल हम ऑर्गेनिक रूरल कंपोस्ट में हम सब्जी उगाते हैं सर, है ना। उसको अगले साल भी हम वो रूरल कंपोस्ट ही डालना पड़ेगा, कुछ और नहीं डालना है। कुछ डाल दिया तो सर फसल ही नहीं हो जाएगा सर। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। सर इसको हम क्या करते हैं, इसको जब ये गोबर देता है सर, इसको हम नीचे डाल देंगे। नीचे डाल, जैसे पत्ता मिक्स हुआ है हाँ, इसमें वो कैसे करते हैं आप? सर ये जो हम इसको बैठने से हम ये जो होता है ना सूखा वाला पत्ता, इसके वो पहले नीचे रख देंगे, उसमें वो काउडंग भी मिक्स हो जाता है। उसको हम नीचे फेंक देंगे सर, नीचे डाल देंगे सर। ये कितने दिन ऐसे पड़ा रहेगा? ये 1 हफ्ते में सर फिर इसको नीचे में डाल देंगे। जैसे क्या होता है, इसको मिक्स होता जाता है, इसमें मिक्स हो जाएगा ना सर, तो ये बाद में पत्ता नहीं दिखाई देगा? पत्ता नहीं दिखाई देगा सर, ये सब कंपोस्ट हो जाएगा सर। कंपोस्ट हो गया, उसके टाइम हम फसल में ले जाएंगे ठीक है। सर। तो जो आपने वो रखा है आपका सर अब गोबर गैस है जो तो उसका जो वेस्टेज होता है उसकी भी वो भी हम सब्जी में लगाएंगे सर, वो भी यूज आएगा सर, यूज में आएगा ना सर। ये जो काउडंग है ना सर, ये हम बायोगैस में लगाएंगे। जो वो बायोगैस से निकलता है ना सर, वो ओवरफ्लो वेस्टेज होता है, वो भी हम सब्जी में लगाएंगे सर। ठीक है, वो भी सब्जी में लगाएंगे, सब्जी बहुत अच्छा होगा, हरा भरा हो जाएगा सर सब्जी। सर वो जो यूरिन है ना सर, ये यूरिन भी हम सब सब्जी में लगाएंगे सर। ये हाँ सब्जी में लगाएंगे। जो वो कीड़े वगैरह आता है ना सर, हम सब ये यूरिन वो पेस्ट बना के हम डाल देंगे सर। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक प्रॉपर ऑर्गेनिक, इसमें कुछ भी रसायन नहीं डाल रहे? नहीं डाल देंगे सर। हाँ, इसमें हम जो जंगल में मिलता है सर, वो तीता वाला जो प्लांट होता है ना सर, वो भी ये यूरिन में मिक्स कर देंगे, है ना। और वो पेस्ट बना के हम सब्जी में लगाएंगे, कीड़े वगैरह सब भाग जाएगा। ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ कैसे सर क्या प्रोसेस कर रहे हो आप? सर ये जो बायोगैस फ्लेक्सी बायोगैस सिस्टम है, इसको हम क्या करते हैं, पर डे 40 kg जो गोबर होता है, गाय का गोबर, फ्रेश काउडंग, उसको फीडिंग करता है। ठीक है, इधर हम ये जो गोबर मिक्स कर रहे हैं, ये पर डे ऐसे करके हम 40 kg गोबर देता है। 40 kg गोबर पर डे देने से क्या होता है, ये इधर जाके गैस बनता है। ये टैंक में जाके, ये प्लास्टिक टैंक है, ये फ्लैक्सिव है। ठीक है, ये जो फ्लैक्सिव बायोगैस सिस्टम है, ये कमेरे विलेज में, मेरा गांव में टोटल 120 टैंक लगाया है। ये मतलब ऐसे हर जितने यहाँ के गांव के घर हैं, हर घर में ऐसे बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। बायोगैस प्लांट लगाया है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो ये गांव है, जो कमेरे गांव है, तो हम सोच रहे हैं कि कमेरे विलेज को हम LPG फ्री विलेज बनाने जा रहा है। ठीक है, LPG कोई नहीं चलाए, क्योंकि ये LPG नहीं चलाने से क्या होता है, घर में कम से कम पैसा भी सेफ होता है। पैसा सेफ होगा। मैं समझ गया आपकी बात कि बायोगैस तो आप बना रहे हो, तो इसे ये बायोगैस आपके घर पे कितनी यूज़ होती है? 40 kg आप कह रहे हैं, 40 किलो गोबर से गैस बना रहे हो, तो ये कितने दिन इस्तेमाल होती है आपकी ये गैस? जी, पर डे हम 40 kg देता है। 40 kg देने से क्या होता है, आज 40 kg दिया तो कल के लिए गैस बनता है, तो 3 घंटा हमको सर्विस मिलता है। सुबह का हम चाय बनाता है, तो फिर हम खाना बनाता है 9 बजे को, तो उसके बाद दोपहर के टाइम हम खाजा वजा बनाता है घर के लिए, तो शाम को फिर खाना बनाता है। एक दिन पूरा मिल जाता है आपको 40 किलो? 3 घंटा मिलता है, जो जितना चलाओ 3 घंटे के लिए आप उसमें तीन मील आप बना सकते हैं, तीन समय का खाना बना सकते हैं। 3 टाइम्स हम खाना बना सकते हैं इसमें। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਬਣੀ, ਗੈਸ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਗੋਬਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्लरी टैंक ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਜਿਹੜਾ गोबर बचया इसका क्या करते हो सर आप? ठीक है, जो ये स्लरी है, ये स्लरी को क्या करता है, हम इसको डायरेक्ट खेती में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਊ ਡੰਗ ਇਹੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਾਦ ਗੋਬਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣ गई और खाद भी तैयार हुआ है। ये खाद हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं खेती में। अदरवाइज हमको इसको एक स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया है। ठीक है, ये स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर में क्या होता है, ये स्लरी जाके लेके हम उधर फैक्ट्री में जाके एक फैक्ट्री सेटअप किया है प्रोसेसिंग सेंटर, उधर जाके हम मैन्योर भी बनाता है। ठीक है, जो पैकिंग करके पाउडर फॉर्म में भी बना सकता है और एक ये मतलब एक तो बोरी में भी जैसे डाल डाल के हम एक वो मॉल बना सकता है। वो मॉल को फिर हम क्या करता है, डिपार्टमेंट को देता है, गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट वहाँ से खरीद के ले जाता है, वो फिर हम फ्री में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्री में फार्मर्स को भी देता है। अच्छा, वो आगे गवर्नमेंट फार्मर्स को दे रहा है और आपको जब आप सरकार को देते हो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं? पैसे मिलते हैं क्योंकि ये स्लरी जो है हर घर में है। हर घर से हम उसको नाप के मीटर के नाप से हम लेता है और उसको पर लीटर करके रेट देता है फार्मर्स को। अच्छा। जैसे कि 1.5 रुपये 2 रुपये आपने घर पे एलपीजी का भी खर्चा बचा लिया और उसके बाद भी आप गोबर से जो है वो पैसा कमा ही रहे हैं। पैसा कमाई हो रहा है अभी। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ सेटअप नहीं लगा, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो बहुत छोटा सा सेटअप लगाया गया है। कितना खर्चा आता है जी इस सेटअप को लगाने के लिए? इस मिनिमम 45,000 है। ਤਾਂ 45,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ देख सकते हो। जितनी गायें आपके पास है, क्या हर घर में इतनी गायें होनी चाहिए? कम से कम 2 गाय होना चाहिए। 2 गायें जिसके पास है वो 40 क्योंकि 40 kg तो मिलना ही चाहिए, इसको फीडिंग करना ही पड़ेगा। दो गावां जे होण ਤਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ गोबर निकलेगा। उस गोबर तो पहला बायोगैस बनती है, वो गैस घर ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल हो रही है और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੋਬਰ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जब हमने केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक में आया तो ऑर्गेनिक में आने से थोड़ा प्रोडक्शन डाउन हो गया। ठीक है, फलाई में पूरा प्रोडक्शन, जैसे कि केमिकल में 40 kg उगाता था उसी ज़मीन से, तो इनऑर्गेनिक किया तो ऑटोमेटिकली 20 kg में आ गया, 50% डाउन हो गया। तो फिर ऑर्गेनिक कर करके हमने बहुत सारा मैन्योर बनाया, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर है, और ऑर्गेनिक जो वर्मी कंपोस्ट बनाया और FOM बनाया, माध्यम कंपोस्ट बनाया। जैसे कि पहले यूरिया DAP यूज़ करता था, यूरिया DAP का अल्टरनेटिव हमने किया, मतलब ऑर्गेनिक में मैन्योर बनाना, अल्टरनेटिव हमने मैन्योर बनाने लगा। तो वो मैन्योर जब डाला तो 2-4 साल तो ऐसे लग गया। 2-4 साल के बाद प्रोडक्शन, अभी केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब प्रोडक्शन अभी बराबर है। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਫੀਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा एक्चुअली में शुरुआत में, क्योंकि तब तक इनऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस जो फार्मर्स को हो चुका था, फिर उसको इन ऑर्गेनिक में लाने के लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अब जाके फिर एक ऑर्गेनिक स्टेट हुआ है।
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। 2010 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में ये लॉन्च हुआ था सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन। उसके बाद हमने सर्टिफाई किया स्टेट को, 5 साल में कम्प्लीटली सर्टिफाई कर दिया हमने स्टेट को। सो सिक्किम में अभी जितना भी एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, जितने भी फार्म्स हैं, वो सब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं। सर्टिफाइड का मतलब है इसका प्रूफ है या ऑथेंटिक है। सो मैं एक फार्मर के नाते मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ, लेकिन उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अगर हम बिजनेस या ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रूफ चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रूफ होता है। सो हमारे पास अभी आज के दिन में 75,500 हेक्टेयर्स का सर्टिफिकेट्स है। देखिए, हमारा जो सिक्किम था पहले से ही ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक ही था। हमारा वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, उस पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम ही था। तो इसीलिए उसका ट्रांजिशन हम लोगों को बहुत इजी पड़ा, क्योंकि 2003 के बाद हमारा जो गवर्नमेंट का कोटा आता है ना सर, ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो कोटा आता है वो कट आउट कर दिया। इसीलिए उसके बाद से जो ट्रांजिशन फेज रहा, वो जैसे आप पंजाब से आए उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, हमको उसमें आसान हुआ ट्रांजिशन करना। इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक थोड़ा इजी रहा। 2003 में बायो विलेज, तो 100 बायो विलेज में इसका कॉन्सेप्ट में शुरू किया उसको। तो ये बायो विलेज में क्या किया कि उसको पहले तो आइडेंटिफाई किया। तो ये आपका वेस्ट सिक्किम में है। सो वहाँ पर आपका जितना भी खाद बनते हैं ऑर्गेनिकली, उसका ट्रेनिंग, उसका स्ट्रक्चर फार्मर को फ्रीली अवेलेबल किया बाय द गवर्नमेंट। ट्रेनिंग हुआ इसमें, और जितना भी ऑर्गेनिक जैसा कि आपका एम कंपोस्ट हो गया, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट, जो आपको कंपोस्ट को इनहेंस करेंगे न्यूट्रिशन में उसमें, तो वैसा का आपका ट्रेनिंग हो गया था पूरा। सो जब ये ट्रेनिंग हुआ तो हम लोग का फिजिबिलिटी देखा इसमें कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। सो फेज में हम लोग ने उसका फेज शुरू हो गया, और वो टाइम का साथ साथ में हम लोग ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका जो भी सब फर्टिलाइज़र का, आपका सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का सब्सिडी आता था उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दे, पूरा जीरो बना दिया। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਕਮ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 15-20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਸਿੱਕਿਮ।